अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। एक नया दिन और एक नई ऑडियो लीक आज फिर रोनुमा हुई है। ये नई ऑडियो लीक फॉर्मर फर्स्ट लेडी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से है और वो इस ऑडियो में मुखातिब हैं जुल्फी बुखारी साहब से, जो कि फॉर्मर एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के और ज़ाहिर एक बहुत एक करीबी एड हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान साहब के, और अभी भी हैं। ज़ाहिर है ये कुर्बत उनकी अभी भी उसी तरह से है, पार्टी में भी बड़े एक्टिव हैं, बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी या फ़ॉरेन उमूर पर। लेकिन ये इसके क्या एग्जैक्टली कंटेंट्स हैं, एक तो वो सुनिएगा, फिर उस पर ज़ाहिर है मज़ीद आगे बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये यकीनन हमें बहुत सारे सवालात उठाने पर और सोचने पर बहुत एतबार से मजबूर करती है। सुनिएगा। आपको भेजते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको भेज वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। दीगर बातों के अलावा एक तो घड़ी के हवाले से बात हो रही है कि ये घड़ी आगे कर दी जाए, बेच दी जाए, जो खान साहब के इस्तेमाल में नहीं है। ये अपेरेंटली लग रहा है कि ये मुबैना तौर पर उसी तोशा खाना की घड़ी के हवाले से मुकालमा है, लेकिन इसमें मजीद एक इजाफा इस बात का होता है कि मुर्शिद कहकर भी मुखातिब करते हैं जुल्फी बुखारी साहब बुशरा साहिबा को, और ये भी यकीनन एक बात है जो कि वन मेक्स अस पॉन्डर। इसके ऊपर भी जाहिर है बात करेंगे, और लेकिन जो एक और इंटरेस्टिंग इस मामले को बात बना देती है वो ये है कि आज ही के रोज़ मोहम्मद शफीक नामी जो वो घड़ी का डीलर था, जिसके हवाले से अपेरेंटली ये मौक़िफ़ था, पीटीआई भी इसको इंडोर्स करते थे, उन्होंने भी इसकी तायीद की थी कि दरअसल ये जो घड़ी थी ये खान साहब ने यहीं इस्लामाबाद में बेची थी, और वो जो दुबई वाला जो बिजनेसमैन है उमर फारूक, और उसको कहते थे कि उस तक हमें नहीं पता कि कहाँ से गई है। और ये जो फरा साहिबा के हवाले से जो स्टोरी लगाई जाती है कि उन्होंने उनको घड़ी बेची, फिर वो पैसे कैश में लिए, फिर वो पाकिस्तान बेचे, उस सारी बात को पीटीआई इस तरह से उसकी तरदीद करते थे कि भाई घड़ी तो हमने यहीं बेची है। उस हवाले से जो एक रसीद, हैंड रिटन रसीद मौजूद थी, उसका खुसूस जो दुकानदार है, इतने उस वक्त से लेके अब तक वो दुकान बंद थी। अब वो भी अपने आप को शशोपंज में बताता है कि वो मुब्तला है उस रोज से। उसका भी आज ही बयान, ये हसीन इत्तेफाक है जो हुआ है कि उसका भी एक बयान आ जाए, वो सुनिएगा कि वो क्या इंकशाफ करते हैं शफीक साहब। ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने खरीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है कुछ करूँगा, कानूनी चाराजोई करेंगे। शफीक साहब ने भी ये एक चैलेंज कर दिया है, इतने रोज से शफीक साहब कहाँ गायब थे, ये भी जाहिर है सवाल है जो कि बड़ा लेजिटिमेट है। इनके जो कानूनी पहलू हैं एज वेल एज पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, दोनों को आज हम कवर करेंगे अपनी इस बहस में, अपनी गुफ्तगू में। और जाहिर है इसका इस बात पे भी इस बात का साथ साथ इजाफा करेंगे कि याद रहे नाजरीन, जो पिछली ऑडियो लीक्स आई थी उनके ऊपर हुकूमत ने, बिलखुसूस साइफर से मुताल्लिक जो ऑडियो लीक्स थी, हुकूमत ने FIA को कहा था कि उसके ऊपर तहकीकात करें। FIA के तमाम ऑर्डर्स को कल लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया है, जो कि खान साहब के हवाले से बहुत बड़ा रिलीफ था। तो अब इस नई ऑडियो लीक के ऊपर पहली बात नंबर 1, क्या पीटीआई उसको ऑन करेंगे, क्योंकि पिछली जो ऑडियो लीक्स थी पीटीआई ने कभी उनको डिसऑन नहीं किया। और नंबर 2, अगर ये ऑडियो लीक्स हकीकतन सही है तो इसके क्या पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल इंप्लीकेशंस पीटीआई के लिए होंगे। याद रहे तौहीन अदालत का जो केस लगा हुआ है पीटीआई के खिलाफ, जिसको बड़े जोरों शोर से हुकूमत परस्यू कर रहे हैं, वो डीलिस्ट हो गया है बेंच की अदम मौजूदगी की बिना पर। इसके ऊपर भी बात करेंगे, वरना अदरवाइज उस केस की जो अगली समाअत थी वो कल होनी थी। यहां पर भी इस पहलू को भी थोड़ा उसी तरह इन कंसिडरेशन लेकर चलेंगे। तमाम मामले पर जो हमें पैनल मोअज़्ज़ज़ ज्वाइन कर रहा है, मैं फौरी तौर पर उनका रुख करती हूँ। बैरिस्टर ज़फ़ान हमारे साथ हैं, स्टॉलवर्ट हैं, आप PMLN के साबिक वफाकी वजीर हैं, पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल पर्सपेक्टिव हम आपसे जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सर। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। जनाब शोएब शाहीन नाजरीन हमारे साथ और उन्हीं के हमरा यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं। सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और ऑफ कोर्स अपने नॉन पार्टिजन लीगल व्यूज हमारे साथ तमाम मौजूदात पर रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सर, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और नाजरीन, फॉर PTI पर्सपेक्टिव्स ऑन द मैटर, अंदलीब अब्बास साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं बजरिया DSNG, और तमाम मामले पर अपनी पार्टी का ऑपोजिशन ऑफ द डे, बिकॉज ऑपोजिशन इस वक्त PTI ही है हकीकी तौर पे, हमारे साथ रखेंगी। शी टू इज अ स्टॉलवर्ट ऑफ द PTI। वेलकम ऑन बोर्ड अंदलीब साहिबा, एंड विद कंसेंट ऑफ द टू जेंटलमैन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द लेडी। अंदलीब साहिबा, आपसे बात का आगाज करना चाहूंगी। आप बताइएगा, आप इसको कैसे परसीव करती हैं? क्या ये बहुत एक एक्सप्लोजिव ऑडियो है, एक्सप्लोजिव ऑडियो लीक है आपकी जमात के हवाले से? व्हाट इज योर परसेप्शन? क्या ये उस तरह से आपको डेंट करेंगे जिस तरह से गवर्नमेंट कह रहे हैं कि जी द गेम इज ओवर, आप घड़ियों के ऊपर मजीद अपना कोई डिफेंस शायद ला नहीं सकते हैं? शुक्रिया मोना।
इसमें 3 पहलू हैं। नंबर 1 पहलू आप ये सोचें कि बेचारों का क्या हाल है। कस्मा परसी का ये हाल है कि कुछ नहीं मिला 9 महीने में, और वही चीज घड़ी जो है घड़ी पेश हो रही है कि बेड़ा गर्क होना इकोनॉमी का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साथदार कह रहे हैं कि 6 महीने में अगर इसने कुछ किया होता तो आज हम इस पोजीशन पे ना होते। तो ये तो इनकी कन्फेशन आ चुकी है पब्लिकली, और क्योंकि इस वक्त प्याज, आटा, सारी चीजें जो इम्पोर्ट होनी है, मशीनरी, वो सारी बंद हैं, और आपके पास जो इकोनॉमिक हालात है उसमें आपकी इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 16 बिलियन थे मार्च में, इस वक्त वो 6 बिलियन 6.5 मिलियन रह गए। आपकी जो इस वक्त बेरोजगारी है वो 22.5% बढ़ गई है मार्च से। आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 3.1 बिलियन से 2.5 बिलियन आ गई है। इस वक्त लिटरली आपको भी पता है कि रेट कितना फर्क है खरीदने का और इंटरबैंक का डॉलर का, और डॉलर में असर नहीं है इकोनॉमी। तो यानी ये अदीब साहिबा आप फरमा रही हैं कि ये डाइवर्जन टैक्टिक है, क्योंकि मेरा अर्ज आपसे तो घड़ी के मुतालिक था, आप कह रही हैं कि डाइवर्जन टैक्टिक है इनकी। बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो अब देखिए ना, उनका बेचारे क्या करें, इतना सारी पैसे, सारी एस्टैब्लिशमेंट, सारी ब्यूरोक्रेसी निकाल के, एक वो जो ऑडियो फैक्ट्री है मरियम ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है, उसमें एक खुदा पहाड़ क्यों अभी नहीं निकला उसमें से, और वो कह रही है हेलो अच्छा जी घड़िया बेच दे, अच्छा जी ये ऑडियो, और मुर्शिद भी कह रहे हैं, मुर्शिद भी कहकर मुखातिब कर रहे हैं। तो उनका जो भी, मुझे नहीं पता, जो मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ, आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, और इसके कहने पे कोई कतरन है मुझे बताएं? कतरन नहीं है जी, कतरन नहीं है। और अगर आप किसी के कुछ कहने पे करें तो मेरा ख्याल है समाजी तौर पे, तहजीबी तौर पे एक बहुत ही बुरी बात है। जो आपको अच्छा लगता है जो आप करें, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूं। ना किसी में इसमें गाली है, ना इसमें कोई गलोच है, ना कोई ऑपोजिशन शामिल है। तो सियासी दिवालिया निकल गया, इंतखाबी दिवालिया आपने देख ही लिया। सही हो गया। सारे बैठे हुए हैं इस वक्त उस बेंच पे बैठे हुए हैं कि सारे मिलकर 13 जो है चूंकि तो मुरब्बे, वो ये सोच रहे हैं कि जी हमने अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन किए तो बेड़ागर को जगह इसको एक्सटेंड कैसे करनी है। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहती हूँ कि आप अवाम को बेवकूफ समझेंगे ना, अवाम आप सही राइट। अदीब साहब आई गॉट योर पॉइंट। आपने बड़ा रेलेवेंटली ये कहा है कि ये दरअसल डाइवर्ट कर रहे हैं असल कौमी मसाइल से, जो कि एक्चुअली मईशत है, ठीक है, और इनको कुछ भी नहीं मिला इन ऑल दीज मंथ्स दैट देव बीन इन पावर। बैरिस्टर साहब, लीगली स्पीकिंग, एक तो पॉलिटिकली स्पीकिंग, तो ये अदीब साहिबा की एक लंबी चार्जशीट है जो वो कह रहे हैं कि डाइवर्ट कर रहे हैं हकाइक असल मसाइल से। एक तो इसके ऊपर बात फरमाइएगा अपनी, और दूसरा ये कि लीगली स्पीकिंग ये कितना इम्प्लीकेटिंग हो सकता है खान साहब के लिए, क्योंकि सो फार तो जो चीजें आई हैं उनको कोई इतना खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई है खान साहब को। जो तोशा खाना में नाअहली हुई है वो भी एक हल्के से हुई है, एंड दैट टू इज चैलेंज्ड। अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है, वो इमरान खान साहब पे बहुत खूबसूरती से पूरा उतरता है। तराशीदम परस्तीदम शिकस्तम, मैंने एक बुत तराशा, फिर मैंने उसकी परस्तिश की, और फिर मैंने उसको तोड़ दिया। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इसकी मजमून लिखा था बड़ा खूबसूरत सा, कि कैसे खान साहब को इमेज बनाया गया एक पाक साफ आदमी का, कैसे उसको इस्लामी टच दिया गया, कैसे उसको मसीहा बनाकर पेश किया गया। वो पहली स्टेज थी उसकी तराशीदन की। अच्छा राइट। फिर परस्ते शुरू हो गई, एक कल्ट बना एक मसीहा की शक्ल से कि जी वो सब मसले हल हो जाएंगे। जब मालूम हुआ कि ये मसीहा तो बुनियादी तौर पर है ही नहीं, और ये बहुत कच्ची मिट्टी का है और उसकी मतलब कुछ भी नहीं है, तो फिर एक अमल शुरू हुआ है पाकिस्तान में हर लम्हे में, वो है शिकस्तम का, कि इसको बुत को तोड़ा जाए। वो तोड़ने वाले भी वही लोग हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, सोसाइटी की, गवर्नमेंट की, पार्टियों की, सबकी। मैं ज़रा इसको ज़रा फिलोसॉफिकल लेवल पे देख रहा हूँ। साहब ज़रे हुकूमत में फिर कुछ चीज़ें हुई और सामने आ रही हैं। एक अखलाकी मेयार बनाया गया था बहुत बुलंद, और वो इस मकाम पे आ गया है कि वो चीज़ें निकलती हैं, मेचोरी हो जाती हैं। साहब ज़रा इस पर एक वर्डिक्ट आया हुआ है इलेक्शन कमीशन का, और वो नीचे कोर्ट ट्रायल कोर्ट में जाएगा,
इसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ये ऑडियो लीक भी अगर है या कोई बयानात हैं वो सामने हो जाएंगे। मैं इस बात को छोड़ने से पहले, उसमें इकनॉमिक्स में आने से पहले एक बात ज़रूर करूँगा, बल्कि दो बातें। एक बात तो ये है कि जिस दुकान पे ये घड़ी बिकी है ना, हम इस दुकान के दाएं बाएं पिछले 30-40 साल से जा रहे हैं। हकीकतन वो हम सब हम जानते हैं, में और बड़ा हम वहाँ जूस पीते थे, मैं यहाँ ऐसे ही है। और वो जो गली अंदर जाती है उसके साथ कुंदन दुकान है, हम जेवर उससे बनाते हैं। वो दुकान बेचारी इस काबिल ही नहीं है कि वो 2000-5000 की घड़ी बेच सके। हाँ जी, तो वो बात हकीकतन सही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दुकान हम जानते हैं। आइए मैं आपको ले जाता हूँ, आपका कैमरा आ जाए, देख लें उसको। हाँ जी जी सर, वो हम जा चुके हैं। लेकिन मुझे एक और इतराज भी है, क्योंकि कुछ अरसे से जब से मैंने सियासत कम की है और तसव्वुफ की तरफ चला गया हूँ, लोग मुझे मुर्शद कहते हैं। अब मुझे आज एहसास हुआ कि यार इस शहर में 2 मुर्शिद हैं, थोड़ा मुझे एक एहसास सा पैदा आपको हुआ, कंपटीशन सा लगा। और एक मैं जरा इकनॉमिक्स पे बात करूं जी। इकॉनमी का दिवालिया पिछली गवर्नमेंट और नैब ने मिलकर निकाल दिया था, और जब तक ये नैब रहेगा, अब तो चलो उसको बेहतर कर दिया गया है, मुल्क की इकानमी का दिवालिया निकलता रहेगा। सर नाकिद कहते हैं उसके पर काट दिए गए हैं, उसको बेहतर नहीं मैं किया वो गया उस पे वो बाद में आता हूँ। मैं तो एक बात कर रहा हूँ एज ए सिटीजन, एज ए लॉयर, नैब की वजह से कोई अफसर कोई काम करने को तैयार नहीं है, ना वो करेगा। अभी भी ना उसको अब थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन खौफ अभी भी है, नहीं करेगा वो। मैं बता रहा हूँ, खौफ के बादल मंडलाते पिछली रहेंगे गवर्नमेंट नैब में के। एक प्रोजेक्ट मैं आपको दे देता हूँ। जी जी। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वो था जो ख्वाजा साद रफीक ने शुरू किया सी पैक से, वो था पेशावर से कराची की लाइन M1 जिसे कहते हैं। M1, हाँ। 4 सेक्टर इन्होंने चेंज किए थे इमरान खान साहब ने, चारों ने कहा हम साइन नहीं करते, और उनमें से एक ये चीफ इलेक्शन कमीशनर भी था। कोई आदमी साइन नहीं करता, इकानमी उस वक्त से बैठ गई थी, टैक्स कलेक्शन कोई नहीं थी, और आखिरी बात ये है, कोई बंदा इस वक्त पाकिस्तान का बाहर से किसी हुकूमत को पैसे देने पे भी तैयार क्यों नहीं होता। वो कहते हैं कि आपने जो IMF से एग्रीमेंट किया था आपने खुद तोड़ा था। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो इसकी बुनियादें भी हमारी पिछली बेस गवर्नेंस में थी। अच्छा सर, ये भी एक ना वो जरूर एक बात है कि हम लोग किसी ने छेड़ा था, मैंने जवाब दिया, वरना उस पर जाना नहीं चाहिए था। हाँ ठीक हो गया। जी जी, आपने अनलीब साहिबा ने जो बात की, आपने कहा मुर्शिद पे बहुत इतराज है। मतलब अच्छा, मुर्शिद पे थोड़ा और तफसीलन उस पे बात करेंगे और वापस आएंगे शोएब साहब की मच नीडेड जो नॉन पार्टिजन आ रहा है, टू दैट आफ्टर अ ब्रेक। नाजरीन जी, शोएब शाहीन साहब, सर आप फरमाइएगा, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो केस चल रहा है, कितना डैमेजिंग है या कितना नहीं है? क्योंकि ये भी तो अर्जी दी हुई है ना कुछ अरकान ने असेंबली के कि तोशाखाना के बेसिस पर और इस तमाम बेसिस पर पार्टी चेयरमैनशिप से भी बेदखल किया जाए खान साहब को। देखिए, पहली बात तो मैं एक इस बात को करके फिर आगे जाता हूँ इस तोशाखाना वाले इशू पे। सबसे पहले कैबिनेट डिवीजन में एक असेसमेंट एंड इवेल्युएशन कमेटी है जो असेसमेंट करती है, जो आज भी मौजूद है। जो भी प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट लेना चाहे, जो तोहफे हैं, उसकी वर्थ क्या है, करेक्ट, उसको आज तक किसी ने नहीं पूछा कि उसने उसकी वर्थ कम रखी या ज्यादा रखी। दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्संस। पहली प्रॉब्लम तो यहाँ से ये है। अगर वो असेसमेंट एंड इवेल्युएशन दुरुस्त थी तो उसके मुताबिक पैसे जमा होके अगर खान साहब कोई चीज ले लेते हैं ना, उसके बाद उसकी वो प्रॉपर्टी बन जाती है। अब अखलाकी तौर पर कह सकते हैं कि उसको वो तोहफा बेचना नहीं चाहिए, अलग बात है। लीगली वो किसी को मुफ्त दे, वो किसी को बेच दे, फेंक दे, वो फेंक दे, वो गिफ्ट करे, वो जाय करे, वो उसकी प्रॉपर्टी है। इट इज नॉट ए क्राइम, पहली बात। दूसरी बात, तोशाखाना के हवाले से जो केस चल रहा है वो सिर्फ एक है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है। वो ये है कि आपने अपने टैक्स अथॉरिटीज में तो वो डिक्लेयर किए अमाउंट, हमारे पास वो साल बाद डिक्लेयर किए, पहले करने चाहिए थे। इट इज इलीगल। उसके ऊपर उसने ऑर्डर किया, उनको डिसीट कर दिया। करेक्ट, ठीक हो गया। हाँ। लिहाजा वो करप्शन का केस नहीं है, सिर्फ इस बात का केस है कि आपने यानी आप एसेस डिक्लेरेशन इन टाइम वो नहीं किया आपने। हाँ। तो अब उसके बारे में हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है वो मैटर, और नीचे वाली ट्रायल कोर्ट में भी चला गया। वो सिर्फ वो कहते हैं ये मुशाबिहत रखती है वो नवाज शरीफ साहब वाले उससे कि नहीं है ना, उन्होंने भी नहीं किया। देखें, इन्होंने टैक्स अथॉरिटीज के पास, टैक्स अथॉरिटीज के पास डिक्लेयर किया
इन टाइम भी किया। हाँ। लेकिन जो एक एडिशनल जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन कमीशन के पास भी विद इन टाइम वो डिक्लेयर करते, वो उन्होंने नहीं ऑल किया। राइट, और नवाज शरीफ साहब ने टैक्स अथॉरिटीज को भी नहीं किया था, जी, which is true। इसलिए हाँ। उन्होंने डी-सीट करने का हुक्म दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर भी अगर फर्ज करो ये अपहोल्ड चलता भी रहता है, हाँ। चलता रहता है, हाई कोर्ट भी उसको डिसमिस कर देती है, सुप्रीम कोर्ट भी डिसमिस कर देती है, वो डैमेजिंग 62-63 में नहीं है। All right, इसलिए fair, दैट ठीक हैज ए डिफरेंट perspective। प्रोस्पेक्ट। तो जहां तक इकोनॉमी की बात है, हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, लेकिन पिछले 8 महीने पहले तक इनका मुतालबा ये था कि ये इमरान खान साहब नाअहल हैं, इनकी टीम नहीं है, ये लोग मुल्क को आगे नहीं लेके जा रहे। लेकिन हम 8 महीनों में लोगों ने इनके ट्रस्ट किया। आज ये इनका जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और आज प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ हैं एक्सेप्ट पीटीआई या जमात इस्लामी की एक सीट है अगर उनको माइनस करें तो। मसला क्या हुआ कि आज 8 महीने में आपके फॉरेन रिजर्व लोएस्ट पोजीशन पे आ गए हैं, जिसमें $3 बिलियन तो हो गए सऊदी अरब के, जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2.5 बिलियन डॉलर हो गए चाइना के, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको 6 समझे, 7 समझे, 8 समझे, आप लोएस्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। डॉलर सागदार साहब कह रहे हैं बस मैं आ रहा हूँ, 200 से कम मैं लेकर आऊंगा। उनके जाने के बाद और आपके आने के बाद आज आपका 250 पे भी नहीं मिल रहा प्रैक्टिकली। जी जी जी। अब एलसी नहीं खुल रही, हाँ, फोर्सिबली बंद जो ड्रग्स जान बचाने वाली दवाइयां हैं उसकी जो खाम माल है वो इंपोर्ट नहीं हो रहा और आपके कंटेनर्स वहां बाहर खड़े हुए हैं। तो इकोनॉमी की तो वर्स्ट पोजीशन कर दी। देखें, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए 3 चीजें मस्ट हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो कोई मुल्की सरमायाकार हो या गैर मुल्की सरमायाकार हो, उसमें तो कोई शक नहीं, आएगा जी, आपके तो पास आके इन्वेस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। हाँ। नंबर 2 उसके लिए है कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, Yes। कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज। अच्छा हमारे सर, ये यहाँ कंसिस्टेंसी क्या पीटीआई उसको जरूर नहीं पहुंचा रहे? अगर अभी कह रहे हैं कि अभी असेंबली हम तोड़ रहे हैं, अभी ये नहीं बन जाएगी, वो क्या एड अप करेगा मुआशी ट्रबल्स में या क्वागमायर में हमारे, या उसमें कमी लाएगा? वो इसलिए उसको बेहतर करेगा कि जो इलेक्शन जीतेगा, जो भी पार्टी आती है, कम से कम इतनी स्ट्रांग तो होगी कि 4 साल 5 साल की पॉलिसीज बनाए और उसके लिए बाहर के लोग, मुल्की सरमायाकार, गैर मुल्की सरमायाकार, कोई पैसा लेके कोई उसके पास इन्वेस्ट करेगा ना। सही देखिए, जिसका पता है कि 4 महीने रहेगी या 8 महीने रहेगी, लास्ट अगर नहीं आएंगे, अगर पीटीआई ना जीते उन इंतखाबात में, कोई भी कबूल कर लेंगे? मतलब इस बात की कोई एश्योरेंस दी है खान साहब ने कि जो भी पार्टी आएगी वो कम से कम उसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज तो ट्रस्ट कर सकेगी कि ये 4 साल 5 साल रहेंगे। अच्छा ठीक है, यानी कि अभी ये लोग फ्रेश मैंडेट लेके आए हैं इन दैट सेंस। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक मानने ना मानने का ताल्लुक है, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं और इनको कोऑर्डिनेशन के साथ इनको आपस में बैठ के चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं, जमहूरी ताकतें आपस में बैठ के इन मसाइल का हल अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है सब मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, इन रिवर्स ऑर्डर, अंदीप साहिबा विद योर प्लीज कंसेंट, बैरिस्टर साहब इसका जवाब फरमा दें। पूछ ले उनसे आप। हाँ, पूछ लो। मैं इसलिए कही थी क्योंकि आपकी तरफ ये सारी बातें आई हैं। अंदीप साहिबा, आप अगर कहना चाहती हैं, बिकॉज यू ऑफ कोर्स यू आर बाय टर्न, ये सारी बातें जो इकोनॉमिक अहवाल हैं वो तो आपको इंडोर्स किया है ना मुकम्मल तौर पे शोएब साहब ने, लेकिन दूसरा ये फरमाइएगा कि ये सारी बातों में जो बात एक और एड ऑन होती है ना, वो ये है कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट आपके ऊपर इसका इल्जाम लगाते हैं, जिस भी मुआशी डैमेज का आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, और इन योर फेयर असेसमेंट क्या आपको भी लगता है कि ये कमी लाएगा मुआशी जो इस वक्त ट्रबल्स हैं उनमें, या फिर एक नया हम लोग कट्टा खोल के अपने लिए बैठ जाएंगे? खान साहब ने क्या कोई एश्योरेंस दी है कि वो कबूल करेंगे अगर दूसरी तरफ भी जीत जाती है, अगर से इन जस्ट एन असम्पशन कि अगर इलेक्शंस अब हो जाते हैं मार्च तक? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं तो नहीं कह रही ना, ये बात तो इसहाक डार ने मिफ्ता इस्माइल के मुतालिक ही, मिफ्ता इस्माइल ने पूरा आर्टिकल लिखा इसहाक डार की और फ्यूचर पॉलिसीज के मुतालिक। ये तो इनके दोनों जो है फाइनेंशियल गुरुज वो खुद कह चुके हैं कि जी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं ना, वो ऑब्वियसली इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। उसके बाद आप समझते हैं कि क्या इनके मूडीज ने आपको नेगेटिव रेटिंग दे दी, आपको फिच ने नेगेटिव रेटिंग दे दी। इसहाक डार साहब 2 चीजों पे आए थे, एक उन्होंने कहा था कि मैं डॉलर को 2 से नीचे लाऊंगा, एक उन्होंने कहा था कि मैं समझ लूंगा IMF को, और वो IMF के पास गए, IMF ने रिफ्यूज कर दिया। अब जब IMF ने रिफ्यूज कर दिया है तो बाकी भी जो डोनर एजेंसीज हैं, आपको भी पता है, वो नहीं देंगी। जब वो नहीं देंगी और आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, आपके एक्सपोर्ट्स नीचे गिर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी पैसा कहां से आना है?
आपकी हम 10.1% छोड़ के गए थे। मैं तो आपको ये फिगर्स मिफ्ता ने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जी में दुरुस्त बिल्कुल। अब अगर बैठ के बैरिस्टर साहब इन दोनों फाइनेंशियल गुरुज को भी गलत कह रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अच्छा वैसे अनलीप साहिबा जो हाँ नहीं बिल्कुल ये बात तो है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे में दर्ज है, लेकिन मिफ्ता साहब ने अपने आर्टिकल में ना आपको भी ब्लेम किया है, आई मीन द पीटीआई, और उन्होंने कहा है कि कोई आपके पास यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं होगा कि अगर वो खुद कुछ ना करें और सिर्फ पीटीआई को ब्लेम करते रहे। मतलब सिर्फ मैं ये इतना अर्ज कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पीटीआई को ब्लेम नहीं किया। ऑब्वियसली उन्होंने वो तो करना था ना, लेकिन फैक्ट स्पीक लाउडर, ठीक है ना। ये वही मिफ्ता इस्माइल है जिसने साइन किया पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पे कि 6% ग्रोथ थी मार्च में, आज लेस देन 1% है। ये वही मिफ्ता इस्माइल है जिसने ये साइन किया कि पाकिस्तान का जो उस वक्त डॉलर रेट था 178 था, आज आपको मार्केट में 260 पे भी नहीं मिल रहा। ये वही मिफ्ता इस्माइल है जिसने कहा कि ओवरसीज रेमिटेंसेस जो थी 10.8 बिलियन थी और आज आपको 9 बिलियन के ऊपर आ गई हुई है। ठीक है। ये वही मिफ्ता इस्माइल है जिसने माना कि 5% क्रेडिट स्वैप डिफॉल्ट रेट था, आज एक ये वाली बात तो आपने अपने पहली उसमें बात में भी आपने फरमाई, बिल्कुल दैट होल्ड्स ट्रू। आप उनको वही फिगर्स को आप कोट करेंगे, लेकिन क्या कोई एश्योरेंस है, मेरा जो अगला आपसे अर्ज है कि अगर खान साहब हार जाए फ्रेश मैंडेट में, कोई एश्योरेंस किसी लेवल पे हमने अभी तक नहीं सुनी कि भाई हम तस्लीम कर लेंगे कि जो भी नताइज हो ये लोग भी जीत जाए। वो तो बरमला कहेंगे कि भाई मेरे खिलाफ तो एक पूरा सिस्टम है, जैसे अभी जो फिलोसफिकल अंदाज में अभी बैरिस्टर साहब ने कहा ना कि वो जी बुत तोड़ने वाली, तो वो खान साहब भी कहेंगे देखें अब हमें हर एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है हमें तोड़ने के लिए, टू पुल अस डाउन एंड टू ब्रिंग अस डाउन। देखिए मैं तो इनको ही कोट कर रही हूँ, जो गैलप इनका सर्वे 88% आपके वो बिजनेसमैन कह रहे हैं कि जी गलत डायरेक्शन में है। अच्छा फिर मैं कोट कर रही हूँ कि जो इंतखाब हुए जिसमें सारी इस्टेब्लिशमेंट 13 पार्टीज, सारा पैसा, सारी मशीनरी, सारी ब्यूरो, हाँ पिछले करेक्ट, उसके बावजूद भी नहीं जीते, तो इस दफा भी मुश्किल है चांस। यहाँ भी 11 में से 8 सीटें हार गए। तो अगर आपकी पॉपुलैरिटी रेट्स, और आप खुद मानते हैं, ये तो सब मानते हैं ना कि इस वक्त ये हाल है कि ये लोग बैठ के सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि आइन को कैसे हम मैनिपुलेट करके उसमें से एक्सटेंशन अक्टूबर के बाद की लेकी जा सकती है। अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप कहीं से कल इंतखाबात करेंगे, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ये एक्चुअली होगी, सब कुछ होगा, उसके बावजूद हम कह रहे हैं कल इंतखाबात ठीक हो गया। राइट, आप मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, ब्रेक नाज़रीन उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर दायरा इधर आके इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और इसके कुछ और एंगल्स हैं, जैसे कि कंटेम्प्ट का जो केस है उसके अहवाल भी थोड़े जानेंगे आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन जी, बैरिस्टर साहब जो भी चीज़ें हैं हर कोई इंडिकेट कर रहा है, विच इज़ ट्रू, बिकॉज अनलीप साहिबा ने सर्वेस का हवाला दिया, बाई इलेक्शंस का हवाला दिया, उस पर तो पीटीआई बड़ी स्वीपिंग तरह से जीतती हुई और आप तमाम से बहुत आगे नजर आती है। तो ये तो बात सही है कि अगर उसी ट्रेंड के हवाले से चलेंगे और इंतखाबात आप लोग कर देते हैं तो यही नताए जाएंगे। देखिए सियासी हालात तो बदलते रहते हैं ना। 2013 का इलेक्शन था, वो इलेक्शन तो वो भी किसी ने नहीं माना था, और वो 4 हल्कों का ड्रामा रटाया गया। 4 हल्के खोले, हम कैसे खोलते, चारों के अदालतों में केस थे, इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। धरना हुआ, वो हमारे सामने हुआ, मैं उसका कोई एनी विटनेस हूँ, बहुत सारी चीज़ों का मैं बता नहीं सकता, जो कुछ हुआ आपको पता ही है। इलेक्शन हालात, हम तो खुद कह रहे हैं कि इकोनॉमिक हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि उसका असर है जो कुछ इन्होंने किया है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे या और चीज़ें देखनी है ना, तो फिर ये देखें कि 13 से 18 तक हमने क्या प्रोग्रेस की, और 18 के बाद तक जब ये थे तो इन्होंने क्या की। नेगेटिव ग्रोथ तो ये ले गए ना, इकोनॉमी तो बैठी है इनकी। कोविड था और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। बांग्लादेश आपके साथ था ना, वो 8-9 पे क्यों जा रहा था, जिसको हम भूखे बंगाली कहते थे। तो हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और ये मेरा ख्याल में बहुत सारे सदियों से चल रहे हैं, और हम कोई सीरियस पूरी कौम के तौर पर भी नहीं है। मैं तो बहुत सीरियस बात करता हूँ। अब अगर आपने देखना है ना, तो हम तो ये समझते हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म चल रहा है ये इनकी वजह से है, और ये हम इसको ठीक की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अलबत्ता ये बात बिल्कुल सही है कि रूल्स ऑफ द गेम जब तक इस मुल्क में तय नहीं होंगे, इकानमी भी खड़ी नहीं होगी। इस वजह से जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानते थे,
शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा आओ बैठ के इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। जरदारी साहब ने कहा, बिलावल ने कहा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2016-17 में हमारा ख्याल ये था कि PIA को हम प्राइवेटाइज करें। वो कमेटी का मैं मेंबर था, हमने जोर लगा लिया कि प्राइवेटाइज करें, हमें PTI ने नहीं करनी दी। नहीं सर, उस वक्त पीपल्स पार्टी भी उसकी भरपूर मुखालफत मैं करती आपको अर्ज करता हूँ ना, उस कमेटी में पीपल्स पार्टी से हमारी बात हो गई थी। मैं अगली बात बताता हूँ, इन्होंने कहा जी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। मैं आपको पब्लिकली कहता हूँ, हमने ये कहा असद उमर को हम चेयरमैन बना देते। अच्छा। हाँ जी, मैं आज कह रहा हूँ, आप पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, आपको चेयरमैन बना देते हैं, अपोजिशन के 4 रख देते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था मेरे सामने पार्लिमानी कमेटी में, 4 गवर्नमेंट के हो जाते हैं, 5वां हम दे देते हैं असद उमर साहब को। आइए, एक बड़ी अच्छी प्रपोजल थी, आप कर लें। नहीं, उन्होंने करने दी। बात ये कि ये सारे इदारे, स्टील बिल, जितने भी इकॉनमी आपको ब्लीड कर रहे हैं ना, इनके ऊपर, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी, और उन्होंने अपने दौर में भी कोई प्राइवेटाइजेशन या निजकारी, मैं कहता हूं कि पूरी कौम जब तक इकट्ठी नहीं होगी ना, जी, ये बात दुरुस्त है, ये होने वाला काम ही नहीं है। अच्छा सर, ये तो सिर्फ मुआशी तौर पर नहीं, आपने सियासी तौर पर भी तो कोई रूल्स ऑफ द बिजनेस सेट करने हैं ना, जो कि कुछ भी वो नहीं है। तब होंगे जब हम जमहूरियत को मानेंगे। हम ये कहेंगे कि इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टियां ये नेचुरल अवाम को नुमाइंदे करते हैं। अगर आप ये कहेंगे तो ये तो चोर है, ये तो हिंदुस्तान के एजेंट है, हमने तो इनसे बात नहीं करनी है, तो फिर तय नहीं होगा। फिर ये लड़ाई थिएटर में रहेगी, कभी कोई जीतेगा, कभी कोई जीतेगा। सही। ये फिनोमिना पॉपुलिज्म का, फाशिज्म का हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ। जमहूरियत के अंदर जो कुछ भी पार्टियां गलत है या सही है, उनके साथ बैठना पड़ता है। तो सर ये हम तो डे 1 से कह रहे हैं। मैं अगर अर्ज करूं, ये पॉपुलिज्म और फैशिज्म, ये सारे इनके तो आप कहते हैं जो इसकी ब्रीड है, वो तो दरअसल खान साहब है, ये गवर्नमेंट के बहुत लोग कहते हैं। मैं तो 2012 में मैंने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था कि इनमें फाशिस्ट टेंडेंसीज है। आई माइट बी द फर्स्ट पर्सन टू से। हम ये समझते हैं कि वो PTI में, जी, हम ये समझते हैं कि ये फाशिस्ट एजेंसीज है। जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि ये मैं समझता हूँ ये रेट्रोग्रेटिव फोर्स है जो मुल्क के मेगा प्रॉब्लम है। कौन थे? सिविल मिलिट्री रिलेशंस, हम समझते हैं रेट्रोग्रेशन हुआ। हम समझते हैं कि ये एक डी रेडिकलाइजेशन का पाकिस्तान में जो प्रोसेस चल रहा था, उसमें रिट्रोग्रेशन मेगा प्रॉब्लम है। हम ये समझते हैं इकोनॉमी आपकी CPEC से डाइवर्सिफाई हो रहे थे, आप रशिया से बात कर रहे थे, बहुत कुछ हो सकता था। बस मैं आपको बताऊं, आखिरी कैबिनेट मीटिंग में $1 बिलियन की नॉर्थ से साउथ पाइपलाइन आई, वो 4 साल में ना बनी। CPEC बंद हुआ। ईरान से जो एक प्रॉब्लम हमारी गैस का चल रहा है, उस पर हमने नवाब शाह से ग्वादा तक रोड बना दिया, आगे 17 किलोमीटर रह जाती है, चूंकि सैंक्शन की वजह से नहीं बनती, वो हमने बना दी। ये सारा प्रोसेस रुक गया इकोनॉमी का। देखें, ये इन्होंने रोका, इनके अंदर जो फाशिस्ट एजेंसीज हैं। नहीं, वो मतलब एक पॉलिसी प्रॉब्लम था ना, चूंकि मतलब जिसने रोका। तो फिर तो सर, हाँ, फिर तो नहीं, आप उनसे बात करेंगे। नहीं, हम तैयार है बात करने। फिर भी हम उनको देखो, हमने जब पिछला कमीशन 2014 में बना था, डॉक्टर साहब और मैं मुज़ाकरात नहीं करते थे इनसे, हमने इनके कहने पे कमीशन इलेक्शन का नहीं बनाया था। और अगली बात बताऊं, 2013 से 18 तक 121 लॉ पास हुए हैं। 121 लॉ की कमेटियों में हम बात करते थे, आरिफ अलवी साहब आते थे। ऑल राइट, ठीक है। हमने अच्छा, वो कहते थे हम पब्लिकली नहीं करेंगे। हम इनसे, मैं ओपनली कह रहा हूं, हम इनसे बात करते थे। आरिफ अलवी साहब अच्छी तजावीज देते थे। वो लॉ जब हम आपस में इत्तेफाक कर लेते थे, उठते हुए अलवी साहब कहते थे हम पार्लियामेंट में वोट नहीं देंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्होंने वोट नहीं दिया। वी कंटिन्यूड वर्क विद देम, और इनकी इनपुट हम लेते रहे, और अच्छी इनपुट आती थी, मैं मानता हूं। अलवी साहब आते थे अक्सर, लेकिन पार्लियामेंट में वोट ना देना, अक्सर में नहीं देते थे। लेकिन वो जो लॉ होता था, वो हमसे इत्तेफाक करके आते थे। ये रवैया देखें पार्लिमानी निजाम के हक में नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, ये बात हमने की है, आज भी होना चाहिए। अगर एक दूसरे, ठीक है, मैं ये मामला आगे बढ़ाऊंगी। रवैया जमहूरी तो ना हुआ ना फिर शोएब साहब? देखिए, जमहूरियत तो दोनों तरफ से उसका फुकदान है। अगर आप पिछले 8 महीनों की, मैं इमरान खान साहब की तकरीरों को तो इन्होंने बड़ी तफसील से बता दिया ना जी, वहाँ तो बड़ी टेंडेंसी है कि जी बड़ी, आप अपने मिनिस्टर्स की ज़रा तकरीरें उठा लें, प्रेजेंट मिनिस्टर्स की, और सुबह से लेकर शाम तक 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी उठा लें और उनकी गुफ्तगू सुन लें। बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ते हैं और इमरान खान का नाम पहले आता है।
बात यह है कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, वो तो शायद हफ्ते में एक दफा तकरीर करते हैं, इनके अफराद हर टीवी टॉक शो पे, हर प्रोग्राम में और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं पिछले टेनोर की बात नहीं कर रहा, मैं इस 8 महीने की बात कर रहा हूं, अगर आप उठा लें, आप मीडिया में उठा लें, आप इनकी गुफ्तगू उठा लें, तो वो क्या है? तो देखें, पोलराइजेशन, वर्स्ट काइंड ऑफ पोलराइजेशन इस वक्त हो चुकी है, which is damaging for our society, और for our बतौर nation. गवर्नमेंट इनका काम है कि ये थोड़ा सा और हाँ, मजीद मैं इसी जेनरोसिटी पे आ और रहा था। हाँ मैग्नानिमिटी का मुजाहरा करें। गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो हाथ बढ़ाए। अब आप देखें, अच्छा सर, वो कहते मिसाक हैं जमहूरियत कि हाथ तो बढ़ा रहे हैं, वो दूसरी तरफ से हाथ वो भी आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए, लेकिन पसे पर्दा ये सब हो रहा है ऑन फॉर द कंजम्पशन ऑफ द नॉर्मल पर्सन। ये सब चीजें कहते हैं, हम बात नहीं करेंगे कि चोर डाकू ये तो बात करने के काबिल है। देखें, अगर इनकी नीयत ठीक हो, इसहाक डार साहब गए हैं ना, कल गए हैं, परसों गए, मुझे नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही है। हाँ, आरिफ अलवी साहब ने तारीफ की है। हाँ, आप देखें, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर सेम डे जाकर के चीजें ठीक हो गई, सेम डे हो गई। हाँ। अगर आप बाकी गुडविल के साथ कुछ चीजें करेंगे, गुडविल जेस्चर देंगे, तो मेरा ख्याल है किसी जगह से कोई गलत बात नहीं आएगी। आप मिसाक जमहूरियत की मिसाल सामने रखें, नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा ने मिसाक जमहूरियत साइन किया, उसी साल जा करके परवेज मुशर्रफ और बेनजीर साहिबा की मुलाकात होती है और वह नारो आ जाता है। तो ये सियासतदान अपनी किसी बात पे कायम तो रहे। जरदारी साहब का इल्जाम यह है कि जिस दिन उन्होंने वो तकरीर की 3 साल वाली, तो उन्होंने खाने के लिए बुलाया हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने उस खाने को कैंसिल किया और ने कहा जी हम आपको बुला ही नहीं सकते, और 3 साल के लिए वो सर मुल्क कहते बदर हैं, हो गए। शोएब साहब वो कहते हैं कि अब उस वक्त की तो मिसालें आपने बिल्कुल बजा फरमाई, नहीं, लेकिन अब कहते हैं जमहूरियत अब तो के चल रहा है ना बाद मिसाके जमहूरियत, देखें, अब तो उसकी आला तरीन मिसाल आपके सामने है, दोनों फरीकैन मिलकर हंसी खुशी गवर्नमेंट कर रहे हैं। देखें, जब इक्तदार में ये दोनों नहीं थे, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, दोनों मुल्क बदर थे, तो इन्होंने वाकई सबक सीखा और कहा जी हम मिसाक जमहूरियत करते हैं। उस मिसाक जमहूरियत पे कभी ये कायम रहे, तो ये मैं कहता हूँ दिस इज द फेलियर ऑफ द पॉलिटिशियंस के ये मौका देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करती है। आज भी इनके लिए मौका है, ये सारी ताकतें मिल बैठे, मुल्क का सोचें। ये एलीट्स कैप्चर हो चुका है, राइट, एलीट्स कैप्चर से बाहर निकले और इस मुल्क में वाकई जेन्युइन एक आम आदमी का सोचें। मेरी ये कोशिश है, जरा आखिरी राउंड हमारे एक क्विक रख जाए। मैं जी अंतलीब साहिबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप अपनी बात करने पहले जो इन्होंने पॉलिटिकल नेचर की जी, मेरा तो ख्याल था कि शायद पॉलिटिकल नेचर में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये दीवार से लगाना, दीवार से तो हमें लगाया गया। नवाज शरीफ जेल, बेनजीर जेल, शाहिद खकान जेल, एहसन इकबाल जेल, ख्वाजा साद रफीक जेल, ख्वाजा आसिफ जेल। मैं आधों का वकील था। 2 दिन का रिमांड मिला है तो औरत कुछ गालियां पड़ी हैं। शाहिद खकान को 84 दिन का जेल रखा गया रिमांड। मेरी बेल 8.5 महीने में हुई थी उसकी। ठीक है, चलो जी, हमने इनको दीवार से नहीं लगाया। हम ये नहीं कहते शायद परफेक्ट नहीं होगी, वो अपने भी सर गिनवा देंगे, इतनी लंबी फहरिस्त उनके लोगों की आप है। उसके बराबर में ले आए, नहीं होगी, आगे चले। दूसरी बात, 8 माह हुए ना सर एस्टेब्लिशमेंट की देख लें। हम ये समझते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक बुनियादी फैसला बिल्कुल ठीक हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट में दूर रखना है। हम ये समझते हैं कि इसको, इस निजाम को खान साहब ने तोड़ा। नहीं सर, आप लोगों ने भी और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के जरिए वो हुकूमत में आए। ये और आज भी अगर हम ये कहते हैं, लेकिन नहीं सर, क्या इन 2 जमातों ने कभी एस्टेब्लिशमेंट का रुख नहीं किया उसके बाद से? छोड़ दिया, मेरी मजबूरी है जवाब देना, वरना जवाब आप जरूर फरमाएं। दूसरी बात ये कि अगर वो अभी भी वो अगर ये कहते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट ना हो, अभी भी वो कहते हैं तो हमने हमारा साथ क्यों छोड़ा है? हमारा इनमें बुनियादी फर्क है। लेकिन साफ ज़ाहिर है, मैं ये नहीं कहता हमसे इत्तेफाक करेंगे, आपकी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है, लेकिन असल फर्क आप में यही है अंदलीब साहिबा कि वो लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी हुदूद में रहे, आप कहते हैं आए हमारी मदद करें, पहले भी नहीं की, अब तो कर दे खुदा का वास्ता। देखिए, ये तो फैक्ट्स हैं और आप सब ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आज एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए और वो जो 13 बंदे हैं जिनमें बाप, MQM और बाकी हैं, वो इनको छोड़ दें, 2 दिन में इनकी हुकूमत गिर जाएगी अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। तो ये सबको पता है, खाकान अब्बासी से लेके ख्वाजा आसिफ तक सब ने जब पहले जनवरी में बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में विदाउट एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सका, और आपने कोई 10 दफा ये स्टेटमेंट्स आई है। और अभी भी ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो ये जो 13 बंदे हैं जो उन्होंने उधर लगाए हैं इनके नंबर पूरे करने के लिए, अगर वो निकल गए, अच्छा नहीं चलेगी।
नंबर वन, जस्ट कंपेयर टू आस्क, आपके हिसाब से वो अभी भी न्यूट्रल नहीं है? क्योंकि अब तो हर तरह से कह चुके हैं ना, ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हर तरह का एक्सप्रेशन आ चुका है कि अब तो कोई गुंजाइश शक ही ना रखे हमारी न्यूट्रलिटी पे। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो उसकी इंडिकेटर जो है वो अभी हमें वेट करना है, ऑब्वियसली अभी नहीं। हाँ, अभी आपने कहा वेट करना है, ठीक है। आपको याद होगा कि बाजवा साहब ने भी कहा कि हमने डिसाइड किया था, और फिर वो आखिरी तकरीर तक वो सियासी रहे, तो पता तो कोई नहीं है ना कुछ नहीं कहा अभी तो देखना हाँ। उस दिन। लेकिन 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 एक देखें, जेनेटिकली मैं अगेन इन्हीं जितनी भी थी साल पहले साफ कहा 71 के बाद आज तक इलेक्शन जो है वो कभी फ्री एंड फेयर नहीं हुए। 4 दफा ये आए, 4 दफा बेनजीर की हुकूमत आई, तो इन्होंने खुद कहा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि दोनों जमातें जो है वो नौकरी कर चुकी हैं डिक्टेटर्स की। एक भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे और वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे 1973 में, और ये जो थे ये तो आपको पता ही है, ये चीफ मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ज़ियाउल हक को अपना मोहसिन मानते थे, वो अयूब खान को डैडी कहते थे। तो ये जो इनकी हिस्ट्रीज है, इन्होंने एक जुमला कहा बड़ा अच्छा, ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं, बड़ा अच्छा ये कहते हैं, लेकिन एक इसमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप 40 साल से सिर्फ अपनी समझ से जाए और आपको ना पता चले कि अब वो अवाम निकल गई है हाथ से, और वो मेरे और आपसे लेकिन रंजीत साहब, आप इनको अगर जनरल अयूब और जनरल ज़िया गिनवाते हैं, वो भी आपको ज़हीरुल इस्लाम और वो भी आपकी भी एक वो लंबी फहरिस्त जो है ना, वो भी आपको गिनवाते हैं। हमने कोई नौकरी नहीं की। आप मुझे बताएं, कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रहे? इमरान खान साहब, आप तो खुद कहते हैं कि मुशर्रफ ने उनको ऑफर किया और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, अपने इंटरव्यू में लिखा हुआ है। तो नौकरियां की 6-6 साल, 7-7 साल, उनको सलूटे की, मतलब उनके दौर में सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे कि नहीं रहे? तो मतलब ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और आज तक ये अगर वो 13 बंदे निकल जाए, अगर न्यूट्रलिटी आ जाए, 13 बंदे निकल जाए, जो कभी आपकी तरफ होते हैं कभी इनकी तरफ होते हैं, लेकिन वो एक ही इशारे पे चलते हैं। शुएब साहब, एक आखिरी जुमला फरमा दें, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जाए बगैर फ्यूचर के लिए, खुदा के लिए, ये जमहूरी ताकतें आपस में बैठें, मुल्क का सोचें, मुल्क की खिदमत करें। लोग आम आदमी, आम गरीब आदमी का सोचें। वो मर चुका है आम आदमी, उसकी ज़िंदगी इतनी ख़तरनाक हो चुकी है, खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ ना चले जाएं। मुझे ये ख़तरा होने लग गया है। तो इसलिए मेरी तमाम सियासी जमातों से गुजारिश है कि मुल्क की खातिर, मुल्क के अवाम की खातिर, इन्होंने आपको बहुत इज्जत दी है, आप इस इज्जत को लौटाएं और लोगों की खिदमत करें। बहुत सही बात है, इससे अच्छा पार्टिंग हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, थैंक यू टू द जेंटलमैन एंड द लेडी। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।